हाइड्रोजिनेशन, हेडिंग डालो ना बेटा, हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, तो हाइड्रोजिनेशन में होता क्या, पहले मैं बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझा दूं। ठीक है, CnH2n और R मतलब अथवा, दो फार्मूले लिखता हूं, CnH2n -2। ठीक है, मतलब CnH2n ये क्या हो गया, डबल बॉन्ड इन, और CnH2n -2 ट्रिपल बॉन्ड आइन। इन और आइन में अगर बच्चों ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, मैं अभी कॉन्सेप्ट लिख रहा हूं। इन और आइन में अगर H2Ni से रिएक्ट करा दिए, H2Ni टेम्परेचर कितना ले लेते हैं, 200 डिग्री सेंटीग्रेड टू 230 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो इन और आइन में अगर निकेल मेटल डाल देते हो, ठीक, निकेल या चलो प्लेटिनम, रुहिडियम, ये सब मेटल अगर आप डाल देते हो तो ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को किस में कन्वर्ट कर देता है, सेचुरेटेड। वेरी नाइस। तो आंख मूंद करके किस में कन्वर्ट होने वाला है, CnH2n ये +2। ये बेटा पहले कॉन्सेप्ट हम नोट कर लिए, है ना, CnH2n +2 मीन्स डबल बॉन्ड का कंपाउंड हो या ट्रिपल बॉन्ड का कंपाउंड हो, ये रीजेंट पड़े हैं, ये मेटल पड़े हैं, आंख मूंद करके किस में वो बेटा कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में। इसी को हम बोलते हैं कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन। दिस रिडक्शन इज कॉल्ड आल्सो नोन एज अ कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन। तो हेडिंग हाइड्रोजिनेशन पढ़ी है, थोड़ा सा आप ये भी ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, दिस रिडक्शन इज नोन एज अ कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन। तो ओवरऑल बच्चों देखो, आपने देखा ही, अब मैं एग्जांपल से समझा देता हूं। जैसे हमने कोई एल्कीन लिया, सीधे एग्जांपल में आते हैं, ये CH डबल बॉन्ड CH2 और ये लिया H2Ni। देख रहे हो बच्चों, कितना टेम्परेचर, 200 डिग्री सेंटीग्रेड टू 230 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमें पता है कि इन और आइन है, इन हो या आइन हो, सीधे किस में कन्वर्ट होने वाला है, एन में। ठीक है, ये तो अब हमें पता है कि एन बनने वाला है, पर मैं इसे समझाऊंगा आपको। ठीक है, तो चलिए बच्चों, होता क्या है, रिडक्शन। हाइड्रोजिनेशन मतलब एक तरीके का रिडक्शन। रिडक्शन मतलब बेटा गेन ऑफ हाइड्रोजन। ये H2 लिया हमने, अब देखो अगर हम जब इसको रिड्यूस कराते हैं तो यहाँ H2 का क्या ब्रेक होगा, सिग्मा बॉन्ड, और एल्कीन का क्या ब्रेक होने वाला है, पाई बॉन्ड। मींस रिएक्टेंट में एक पाई और एक सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा, एक पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड। और जब ये एक ब्रेक होगा, अब देखो रिडक्शन, ये CH3 बेटा, एक पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ तो एक H यहाँ जुड़ा, ये H, और ये CH2 था और ये H। इसी को हम, ये आपको समझाने के लिए मैंने ऐसे लिखा है, आप इसे सीधे ये लिख सकते थे, CH3 CH2 CH3। भाई एल्कीन किस में कन्वर्ट हो गया, एल्केन। मीन्स अगर आप देख पा रहे हो बच्चों, जो प्रोडक्ट में है कितने सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, 2 सिग्मा बॉन्ड, है ना, और रिएक्टेंट में क्या हो रहा है, एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। रिएक्टेंट में एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड। तो यहां से एक चीज आपको सब बच्चों को सीखने को मिल रही, बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, इट इज अ गिवन एनर्जी। भाई बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो एनर्जी देनी पड़ेगी, ये बेटा गिवन एनर्जी, समझ गए। और जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। ये आप ध्यान रखिए, अगर आपने बॉन्ड तोड़ा तो तोड़ने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी, फिर जब भी बॉन्ड बनेंगे, बॉन्ड का जब भी फॉर्मेशन होगा, वहां से एनर्जी क्या होगी, रिलीज। मींस प्रोडक्ट की तरफ एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज, क्योंकि 2 सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। तो इधर बेटा रिलीज एनर्जी, ध्यान दीजिएगा, इधर आप क्या पढ़ने वाले हो, रिलीज एनर्जी, रिलीज एनर्जी। अब आप बताओ बच्चों, देखो प्रोडक्ट में 2 सिग्मा बॉन्ड और रिएक्टेंट में आप देख रहे हो एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड। तो बताओ गिवन एनर्जी ज्यादा हुई कि रिलीज एनर्जी, रिलीज एनर्जी, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड क्या होती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होती है, समझ गए। तो कभी ये बेटा क्वेश्चन बन जाए कि गिवन एनर्जी और रिलीज एनर्जी में कौन मैक्सिमम होगी, तो रिलीज एनर्जी ज्यादा होगी। ये कॉन्सेप्चुअल पॉइंट क्लियर। अब देखो जब एनर्जी रिलीज होगी, मान लो यहाँ +Q कैलोरी एनर्जी रिलीज हो रही, मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर एनर्जी रिलीज होगी तो प्रोसेस क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा, एक्सोथर्मिक, मतलब आप समझ गए। तो एल्कीन और एल्काइन का रिडक्शन कौन सा प्रोसेस होता है, एक्सोथर्मिक होता है। नोट करिए, ये पॉइंट भी लिख लीजिएगा फटाफट, ये नोट करने के बाद। तो बेटा रिलीज एनर्जी क्यों ज्यादा हो गई, क्योंकि प्रोडक्ट में 2 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, जबकि रिएक्टेंट में क्या हो रहा है, एक पाई ब्रेक हो रहा और एक सिग्मा ब्रेक हो रहा। हाँ,
इसलिए रिएक्टेंट की एनर्जी कम और प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा, तो रिलीज एनर्जी क्या हो गई, ज्यादा हो गई। रिलीज एनर्जी ज्यादा हो गई तो क्या हो गया, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, है ना। हाँ, अगर इससे ज्यादा बेटा टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो ली चैटलियर प्रिंसिपल से प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर के फॉर्म में कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का बढ़ेगा, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रिएक्शन किधर चली जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन पे। देखिए कॉन्सेप्चुअल पॉइंट क्लियर हो रहा है ना। आप बच्चों कम्पिटेटिव स्टूडेंट हो, आपसे सीधे सीधे थोड़ा ना पूछेगा कि इन और आयन का रिएक्शन करा दिए, तो बहुत छोटी सी बात हो गई कि भैया एल्कीन, ये तो स्कूल लेवल का बात हो गया ना। पर अच्छा अगर क्वेश्चन बनाएगा तो ये सारे पॉइंट बना सकता है ना, और ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए। मुझे बड़ी खुशी हो रही बच्चों, एक बार फिर से ध्यान दो, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हमको सीखने को मिला है। क्या सीखने को मिला, सबसे पहला पॉइंट कि गिवन एनर्जी और रिलीज एनर्जी में रिलीज एनर्जी ज्यादा। अगर रिलीज एनर्जी ज्यादा तो प्रोसेस कौन सा होगा, बोलो, एक्सोथर्मिक। वेरी नाइस। और दूसरा पॉइंट, कितना टेम्परेचर लिया हमने, 200 टू 230 डिग्री। अगर इससे ज्यादा टेम्परेचर ले लिए तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, तो रिएक्शन बेटा किधर चली जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। वेरी नाइस। अब आगे बढ़ते जाते हैं बेटा, एक और क्वेश्चन देखो। अब देखो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन में बोलता हूँ, यही जो एनर्जी रिलीज होती है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। तो अगर हम बात करें यहाँ पर हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, ध्यान देना बेटा, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन इनवर्सली में कौन से लिख रहा हूं, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट ये लिखे, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन इनवर्सली स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। अब हम क्वेश्चन से आते हैं सीधे बेटा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस ये H2 और ये लिया Ni। सिमिलर दूसरा क्वेश्चन हमने लिया CH3 CH डबल बॉन्ड ये CH3 और ये लिया H2 Ni। देखो हम सबको पता है बेटा प्रोडक्ट सेम बनेगा, देख रहे हो यहाँ पर, सीधे मैं ब्यूटेन बना दूं क्योंकि इन और आइन सीधे किसमें कन्वर्ट, एल्केन में, है ना। और कैसे अभी रिडक्शन हो रहा है, इससे पहले रिएक्शन में मैंने समझाया कैसे बॉन्ड ब्रेक होती है और कैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन होता। तो ये बॉन्ड ब्रेक हो करके गेन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा CH2 और ये CH3 प्लस Q कैलोरी एनर्जी, ये Q कैलोरी, मान लो इसे Q1 बोल देते हैं क्योंकि दो रिएक्शन लिया हूं। इस तरीके से ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक H इसको और एक H इसको, तो ये एल्केन बन गया बेटा, ये CH3 CH2 और ये CH3 और इसको हमने क्या बोल दिया, Q2 कैलोरी एनर्जी। समझ गए। तो देखो दोनों से प्रोडक्ट क्या हो रहे हैं, सेम, पर एक में एनर्जी कैसे रिलीज होगी आप देखने वाले हो। समझ गए। तो अब अगर मैं इसमें बात करूं कि फाइंड द हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, तो जितना एल्कीन स्टेबल होगा उतनी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन क्या होगी बेटा, कम होगी। तो सबसे पहले आप यहाँ किसका ऑर्डर लगाने वाले हो, स्टेबिलिटी। किसका ऑर्डर, स्टेबल। और एल्कीन की स्टेबिलिटी किससे देखते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन से। तो चलिए सबसे पहले हम स्टेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं। तो इस डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन और इस डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में ये अल्फा और ये अल्फा, तो यहाँ कितने अल्फा कार्बन है, दो हाइपर कॉन्जुगेशन। यहाँ पर कितने हाइपर कॉन्जुगेशन, 6। बेटा कौन ज्यादा स्टेबल हो गया, Q2, क्योंकि ग्रेटर द हाइपर कॉन्जुगेशन ग्रेटर विल बी स्टेबल एल्कीन। तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या निकालने वाले हो, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। तो Q2 इज मोर स्टेबल देन Q1 ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। और जैसे स्टेबल का ऑर्डर पता चल गया उसका उल्टा क्या कर दीजिए, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। ये आपने बेटा कॉन्सेप्ट लिखा ही है। तो किसका हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ज्यादा हो गया, Q1 का, गुड। और Q2 का क्या हो गया, कम हो गया। ये हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन नोट करिए। तो जब भी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन के क्वेश्चन आए याद रखिएगा सबसे पहले एल्कीन की हम क्या लगा लेंगे बेटा, स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ गया उसका वाई इनवर्सली कर दिए हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। चलिए नोट करिए और फिर प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट ट्राई करने वाले हैं आप सब। H2 Ni, साथ साथ नोट करते जाइए, H2 Ni और H2 Ni। ठीक है, इसको हमने बोल दिया Q1, इसको बोल दिया Q2 और इसको बोल दिया Q3। आप सबको पता है स्टेबल करोगे, हाइड्रोजिनेशन करोगे तो एल्केन बन जाएगा। अरे इन और आइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्केन में। चलो चाहो तो प्रोडक्ट बना लो, ये एल्केन, ये एल्केन बेटा, डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड,
और ये डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड, ये प्रोडक्ट बन गया। प्रोडक्ट बन गया है तो यहाँ से प्लस Q1 कैलोरी, यहाँ से प्लस Q2 कैलोरी और यहाँ से प्लस Q3 कैलोरी एनर्जी रिलीज हुई। तो आप सबसे पहले क्या करने वाले हो बच्चों, बताओ, स्टेबिलिटी का ऑर्डर लगाने वाले। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर फाइंड करिए। तो एल्कीन की स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं, जल्दी बताओ, हाइपर कॉन्जुगेशन। गुड। तो चलो गिनो आप हमारे साथ, ये बेटा डबल बॉन्ड, एडजेसेंट वाला कार्बन अल्फा, अल्फा कार्बन पे प्रेजेंट हाइड्रोजन, यहाँ कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, दो हाइपर कॉन्जुगेशन। इस डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में अल्फा में कितने हाइपर कॉन्जुगेशन, एक। इस डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में अल्फा अल्फा 3 और 3 6 हाइपर कॉन्जुगेशन। और जैसे ही आपको हाइपर कॉन्जुगेशन दिख गया, ग्रेटर द हाइपर कॉन्जुगेशन ग्रेटर विल बी स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। तो ऑर्डर लगा लो, चलो जल्दी से स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन का बोलिए। सबसे ज्यादा Q3, Q3 के बाद बोलो बच्चों Q1 और Q1 के बाद Q2। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर नोट भी करते जाओ साथ साथ। और स्टेबिलिटी का उल्टा क्या कर दिए, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। तो सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन बोलो Q2, फिर Q1 और फिर Q3। ये हो गया हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। नोट करिए, फटाफट नोट करिए, रिएक्टेंट नोट कर लिया करो, रिएक्टेंट से फाइंड कर लिया करो, ठीक है। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन, थोड़े से अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। देखो ये हमने कोई एल्कीन लिया, ठीक है, ये एल्कीन और ये सिस एल्कीन और ये रहा ट्रांस एल्कीन। पहचान लोगे, दोनों ग्रुप सेम प्लेन पर है, इसलिए क्या हो गया, सिस। ये ऊपर है, ये वाला मिथाइल ऊपर है तो ये नीचे है। दो अपोजिट प्लेन पे ग्रुप होंगे, उसे क्या बोलोगे, ट्रांस। तो ये सिस हो गया और ये ट्रांस। और ये तो नॉर्मल एल्कीन है तो H2NI, H2NI नोट करो साथ साथ, H2 ये NI। अब इनको बेटा हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन आपको बताना है, Q1, Q2 और Q3। तो सबसे पहले इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर फाइंड करो बच्चों, स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो देखो अगर हम बात करें, सबसे पहले हाइपर कॉन्जुगेशन फाइंड कर लिया करो। हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे निकालते हैं, डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में अल्फा कार्बन पे बेटा प्रेजेंट हाइड्रोजन, दो हाइपर कॉन्जुगेशन, ये अल्फा 3 और 3 6 हाइपर कॉन्जुगेशन, ये अल्फा 3 और 3 6 हाइपर कॉन्जुगेशन। अब देखो यहाँ दोनों में हाइपर कॉन्जुगेशन क्या हो गया, सेम। जब हाइपर कॉन्जुगेशन सेम हो जाए तो आप ध्यान दो, सिस और ट्रांस में कौन ज्यादा स्टेबल, ट्रांस ज्यादा स्टेबल। गुड। तो सबसे पहले स्टेबिलिटी ऑर्डर हम बात करें तो Q3, फिर Q2 और फिर इसके बाद Q1। ये आ गया स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी का उल्टा क्या कर दिए बेटा, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। तो सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन Q1, फिर Q2 और फिर Q3। ये हो गया बेटा हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। कितनी सिंपल बात है। सबसे पहले सभी बच्चों को क्या करना होगा, जब भी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन का क्वेश्चन आए, किसका ऑर्डर लगाना होगा, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, दैट्स इट। बस स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन आ गया, उसका उल्टा कर दीजिए हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। चलिए गुड। और अच्छे क्वेश्चन थोड़ा ट्राई करिए। चलो और इंपॉर्टेंट, ये रहा सिस, ये रहा ट्रांस बेटा, और ये रहा आइसो एल्कीन। इंपॉर्टेंट लगाओ, ये थोड़े कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है बेटा, जैसे जैसे आगे बढ़ो थोड़े अच्छे क्वेश्चन करो। ये H2NI और ये H2NI, इसको हम बोल दिए Q1, इसको बोल दिए Q2 और इसको बोल दिए Q3। तो सबसे पहले आप क्या लगाने वाले हो, स्टेबिलिटी का ऑर्डर। अब बेटा स्टेबिलिटी कैसे फाइंड करते हो, एल्कीन की स्टेबिलिटी किससे देखते हो, हाइपर कॉन्जुगेशन। सबसे पहले हाइपर कॉन्जुगेशन है ना, फाइंड करो, चलो फाइंड करो, काउंट करो। अल्फा कार्बन अल्फा। आप सब ध्यान दे पा रहे हो, अगर बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, सभी में सेम हाइपर कॉन्जुगेशन है ना। देखो यहाँ पर भी 6 हाइपर कॉन्जुगेशन, यहाँ पर भी 6 हाइपर कॉन्जुगेशन और यहाँ पर भी 6 हाइपर कॉन्जुगेशन। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, ठीक है बच्चों। एक चीज हम आपको बताना चाह रहे हैं, ध्यान से सुनिए, ऐसे केस काफी अच्छे होते हैं, स्टार इसलिए मैंने लगाया। आइसो एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी सिस और ट्रांस से, ऑलवेज आइसो एल्कीन, पर कब, जब सेम हाइपर कॉन्जुगेशन होंगे। हर एल्कीन से आइसो एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी कब, जब क्या होंगे बोलो,
सेम हाइपर कॉन्जुगेशन। आप रटो नहीं, इनका रीजन भी है। देखो एल्कीन बना होगा तो या तो E1 से या तो E2 से। तो देखो कैसे ये आइसोएल्कीन क्यों ज्यादा स्टेबल है आप सबके सामने। अगर बच्चों इसके बॉन्ड को मैं तोड़ूं तो ये पॉजिटिव चार्ज आया, अगर ट्रांस के बॉन्ड को तोड़ूं तो ये पॉजिटिव चार्ज आया। सब बच्चों को दिख गया होगा ये कितना डिग्री इंटरमीडिएट बन रहा है, 2 डिग्री। और आइसोएल्कीन का इंटरमीडिएट कितना डिग्री, 3 डिग्री। तो इसका इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए इसकी एल्कीन ज्यादा स्टेबल होती है। जिस रिएक्शन का इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होता है उसी रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होता है, स्टेबल होता है। समझ गए, इसे रट्टा नहीं मारना, चूंकि इसका इंटरमीडिएट कितने डिग्री से बना, 3 डिग्री से, और ये कितने डिग्री से, 2 डिग्री। तो यही तो ताकत है बेटा, कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर बोलता है, साइंस एकदम क्लियर रहता है अगर अप्रोच और सही कॉन्सेप्ट से सीखा जाए। समझ गए ना। जनरली बच्चे यहाँ रट्टा मार लेते हैं कि आइसोएल्कीन इज मोर स्टेबल। अरे क्यों, तो साइंस में हर एक चीज का रीजन जरूर है, ठीक है। तो कभी कोई क्वेश्चन आए तो आप उसका रीजन भी मेरे से पूछेगा कि सर ऐसा क्यों, तो मैं उसका रीजन भी बताऊंगा, क्योंकि साइंस आप पढ़ रहे हो तो उसका हर एक कॉन्सेप्ट का क्या है बेटा, रीजन है। तो आइसोएल्कीन क्यों ज्यादा स्टेबल दिख गया, ड्यू टू 3 डिग्री कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट इज फॉर्म। वाओ, अब आप सबको स्टेबिलिटी ऑर्डर पता चल गया। तो Q3 के बाद ट्रांस आपको पता है, Q2 और फिर ये Q1। ये आ गया हीट सॉरी स्टेबिलिटी। सबसे पहले स्टेबिलिटी को ऑर्डर आ गया, तो स्टेबिलिटी का उल्टा कर दो, तो Q1 फिर इसके बाद Q2 और फिर इसके बाद Q3। यह लिख दो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। नोट करिए, अच्छा क्वेश्चन था। आइसोएल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी, क्यों, ड्यू टू उसका इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल। तो चलिए क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये बच्चों एक और, हर क्वेश्चन ये लगाओ इंपॉर्टेंट, हर क्वेश्चन से हम कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा सीखते ही हैं। तो इसमें भी आप एक नया कॉन्सेप्ट और सीखने वाले हो। H2NI। सबसे पहले स्टेबिलिटी फाइंड कर लो, H2NI। इसको हमने नाम दे दिया Q1, Q2 और Q3। स्टेबिलिटी ऑर्डर लगा लो, लगाइए ऑर्डर, लगाइए बेटा, लगाइए फटाफट। देखो ये वाली एल्कीन रिजोनेंस स्टेबलाइज कॉन्जुगेटेड एल्कीन, देख रहे हो, कॉन्जुगेटेड एल्कीन। और ये सिस और ट्रांस में आपको पता है ट्रांस इज मोर स्टेबल, ये ट्रांस है और ये वाला सिस। तो कॉन्जुगेटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल। तो एक सेकेंड पहले थोड़ा जगह बना लेते हैं यहाँ पर, इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखे सबसे पहले। तो सबसे ज्यादा स्टेबल अगर हम बात करें Q1 ड्यू टू रिजोनेंस स्टेबलाइज, फिर बोलो Q3 और फिर बच्चों Q1। ये आ गया स्टेबिलिटी। और जैसे स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ गया उसका उल्टा क्या कर देने वाले हो, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। तो सबसे ज्यादा बोलो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन किसका हो गया, रुकिए, हाँ ये Q2 है। Q2 के बाद Q3 और सबसे कम Q1। ये आ गया हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। नोट करिए। अब देखो इसमें एक और कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट हो गया बच्चों, वेरी नाइस। देखिए अगर ये हमने कोई एल्कीन लिया, बहुत अच्छा केस है, ध्यान देना, ये हमने कोई ऑर्डिनरी एल्कीन ले लिया, ये एल्कीन, ठीक है। अब इसमें H2NI निकल पाउडर डाल दिया बेटा। क्या डालने वाले हो, पाउडर। ये निकल पाउडर ऐसे समझिए, ये निकल का एल्कीन का सलूशन है। इस सलूशन में ये एल्कीन का सलूशन है और इस सलूशन में हमने ये पाउडर के फॉर्म में डाल दिया, ये पाउडर डाल दिया। अब इससे पहले सीधे निकल मेटल डाल देते थे, अब क्या डालने वाले हो, निकल पाउडर। जब निकल पाउडर डाल देंगे तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ना, पाई इलेक्ट्रॉन, ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन इस निकिल पाउडर को अपनी तरफ क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। और जब ये पाई इलेक्ट्रॉन निकिल पाउडर को एब्जॉर्ब कर लेगा तो फिर उसको पाई बॉन्ड को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, खत्म कर देगा। समझ गए। ये जैसे इसको आप एब्जॉर्ब करा तो कैसे एब्जॉर्ब कर रहा है, सिन मैनर से। सिन मतलब एक ही प्लेन से, समझ गए ना। ऐसा नहीं कि एक इधर से पाउडर का क्रिस्टल आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, एक इधर से, नहीं, एक ही प्लेन से पाई इलेक्ट्रॉन उस पाउडर को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। और एब्जॉर्ब करके तुरंत उसको क्या कर दे रहा है, रिड्यूस कर दे रहा है। तो ये एल्केन बना दिया। तो जब बच्चों निकिल पाउडर, ये एल्केन, हाँ ठीक है, 4 कार्बन के, ये एल्केन बन गया और प्लस Q कैलोरी एनर्जी रिलीज हो गई। और एनर्जी रिलीज हो गई तो कौन सा प्रोसेस होता है, एक्सोथर्मिक। ये बात मैं आपको बताई, ठीक है। तो बच्चों देखो, अगर निकल मेटल की जगह निकल पाउडर ले लेंगे ना तो रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाएगी। कितनी फास्ट, रूम टेम्परेचर में। वहीं अभी रिएक्शन कितना टेम्परेचर ले रही, 200 to 230 डिग्री, और थोड़ा टाइम ले रही थी। पर जैसे ही आप निकल मेटल की जगह क्या डाल दिए, निकल पाउडर,
तो रिएक्शन किस में हो जाएगी बोलो, रूम टेम्परेचर पे, और रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। इसी प्रोसेस को बोलते हैं सबातियर सडरसन रिडक्शन। अगर आप लोग कभी टेक्स्ट बुक वगैरह पढ़े होगे, कभी टेक्स्ट बुक आती है स्कूल में, है ना, तो उसमें ये दिया हुआ है थ्योरी। इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे बोलो, सबातियर सडरसन रिडक्शन। समझ गए? तो याद रहेगा बच्चों कि निकल पाउडर, निकल मेटल की जगह अगर निकल पाउडर ले लें तो रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। अब देखो एक चीज और हमें यहाँ सीखने को मिली। क्या सीखा है मैंने कि जो इसका एडिशन होता है ना बच्चों, सिन मैनर में होता है। कैसे होता है, सिन मैनर। सिन मतलब एक ही प्लेन में। अगर ये स्टीरियो पे क्वेश्चन आए, देखो स्टीरियो पे क्वेश्चन कैसे आएगा, अगर सिस दिया है और सिस का सिन क्या बनने वाला है, मीजो। जरा कॉन्सेप्ट समझिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और ये ट्रांस, अगर क्वेश्चन भाई स्टीरियो में ज्योमेट्रिकल में एल्कीन जीआई शो करती है, उस जीआई में या तो सिस देगा या तो ट्रांस देगा। अगर सिस दिया तो सिस का सिन मीजो, अगर ट्रांस दिया, नेचर तो हमें पता ही चल चुका है कि इसका एडिशन कैसा होता है बच्चों, सिन। तो ट्रांस का सिन क्या बनने वाला है, रेशमिक। ये रेशमिक, समझ गए? ये ऐसा। हाँ, ऑर्डिनरी ऐसे एल्कीन दिया है, अब क्या ये जीआई शो करेगी, पहले कॉन्सेप्ट सीखो। क्या ये जीआई शो करेगी, नहीं, क्योंकि ये ना तो सिस है ना तो ट्रांस है, क्योंकि टर्मिनल ग्रुप सेम है, तो ये तो जीआई है ही नहीं। और यहाँ पर निकल पाउडर ले लिया, ये निकल पाउडर, समझ गए? तो ये इसको रिड्यूस करके एल्केन बना देगा। अब अगर ये सिस या ट्रांस होता तो आगे हमें सोचना है कि मीजो बनेगा कि रेशमिक। तो अगर स्टीरियो नहीं तो सीधे एल्केन बना दीजिए, समझ गए? हाँ, अगर स्टीरियो पे है, स्टीरियो मतलब ज्योमेट्रिकल में है, स्टार्टिंग मटेरियल सिस है या ट्रांस है, तो फिर आपको ध्यान देना है, अगर क्वेश्चन सिस दिया है और फिर उसका एडिशन, रिडक्शन, हाइड्रोजिनेशन कैसा हो रहा है, सिन मैनर, तो सिस दिया है तो बेटा क्या बनने वाला है, मीजो। और ट्रांस दिया है तो क्या बनने वाला है, रेशमिक। एग्जाम्पल से मैं सिखाता हूँ। ऑर्डिनरी ऐसे एल्कीन दिया है तो एल्केन बन जाएगा, समझ गए? एक और, ये देखो, ये ना तो सिस है ना तो ट्रांस है, ये निकल लिया और ये, समझ गए, सीधे क्या बन गया, ये एल्केन बन गया। दैट्स इट, समझ? ओके, मैं इस कॉन्सेप्ट पे आता हूँ, एक है ना स्टीरियो बेस्ड क्वेश्चन एक एक कराता हूँ तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए बच्चों का, ठीक है? तो आई होप अगर अब हाइड्रोजिनेशन बेस्ड बच्चों क्वेश्चन आएगा तो आपसे गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है? सारे कॉन्सेप्ट, सारे अप्रोच को ध्यान दीजिए, शुरू से कैसे मैंने एक एक पॉइंट सिखाया आपको, ठीक? हाँ, हो गया दोस्त? चलिए आगे बढ़ो। देखो बच्चों, ध्यान से समझिएगा, ऐसे सीखो, जैसे ये CH3 D डबल बॉन्ड C, ये CH3 और ये D, और इसको हमने H2 निकल से ट्रीट कर दिया। ध्यान दीजिएगा, समझ गए? ओके, मैंने मॉडल पेपर भी देखा, इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है एग्जाम में, बहुत अच्छा। पहले जेई ने पूछा उस क्वेश्चन को और फिर इसके बाद वही सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया नीट ने। अभी नीट बोलने लगे, पहले AIPMT होता था, ठीक है, क्योंकि थोड़ा पहले का क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन भी अभी मैं कराऊंगा। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, देख लो यार कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो क्लियर ही हो गया कि ये ऐसा तो बच्चों टाइप का क्वेश्चन नहीं आने वाला ना कि एल्कीन किस में कन्वर्ट हो गया, एल्केन में, समझ गए, है ना? क्वेश्चन क्या बनने वाला है, इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट में ही पूछेगा वो। तो देखो बच्चों, ये आप पहचानो, स्टार्टिंग मटेरियल आपका क्या है, सिस की ट्रांस। क्वेश्चन को पहचानिए, सिस, गुड, ये है सिस, वेरी नाइस। अब देखो सिस है, चूंकि स्टार्टिंग मटेरियल स्टीरियो बेस्ड प्रॉब्लम है, और सिस है तो इसका एडिशन कैसा होता है, हाइड्रोजन, सिन। अब सिस का सिन क्या बनने वाला है, मीजो। और बेटा सिन का मतलब होता क्या, जरा देखो, ये जो हाइड्रोजन है ना, ये सिन माइनर पे, सिन मतलब एक ही प्लेन से दोनों जुड़ेंगे। तो जब एक ही प्लेन से जुड़ेंगे तो अगर सिस है तो सिस का क्या बन जाएगा, मीजो। और मीजो का मतलब दोनों एक ही प्लेन पर, तो ये CH3, ये CH3, एक ये हाइड्रोजन और ये D, और ये वाला D है ही है, ये D और ये हाइड्रोजन, ठीक है? तो ये अभी मैं आपको बहुत बेसिक समझा रहा हूँ। अब इसका स्टीरियो एडिशन भी होता है, ठीक? तो ये बन गया मीजो, और मीजो का मतलब क्या हुआ बोलो, प्लेन ऑफ सिमेट्री। दिख रहा है बेटा, प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसको इस फॉर्म में भी मैं बना सकता हूं, देखो 3D, ये 2D है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्म में, इसको 3D में अगर मैं बनाऊं तो ये देखो, मान लो ये पहला मिथाइल, हाइड्रोजन किधर जा रहा है, बाहर साइड, राइट डायरेक्शन मतलब बाहर, ये देखो, ये बाहर, ये हाइड्रोजन, और D अंदर साइड आ रहा है, तो अंदर साइड मतलब बेटा डैश में, ये देखो, ये वेज में और ये डैश में। अब ये वाला मिथाइल देखो, ये 3D स्ट्रक्चर, वेज और डैश। हाइड्रोजन किधर जा रहा है, बाहर, बाहर का मतलब ये देखो वेज फॉर्म में, और D अंदर साइड आ रहा है, अंदर, ये देखो,
आपको दिख भी रहा है, ये प्लेन है, ये प्लेन से नीचे की तरफ जा रहा है और ये प्लेन से बाहर की तरफ जा रहा है। ये 3D स्ट्रक्चर बन गया। समझ गए बच्चों? नहीं समझे? है ना? और देखो, अगर इसका मैं बहुत सारी चीजें एक ही कॉन्सेप्ट से सीखो, थोड़ा स्टीरियो पे भी वर्क कर लेते हैं, शायद यहीं से मैं और काफी आगे तक के कॉन्सेप्ट आपको सिखा ले जा पाऊं, कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, ये वाला पहला कार्बन फर्स्ट और ये वाला सेकंड, ये पहले इसका न्यूमैन बना लूं मैं। अगर इसका ये न्यूमैन बनाए तो ये CH3, ये हाइड्रोजन बाहर की तरफ और ये D, ऐसा है। इसको इसके ऊपर उठा के रखो तो ये वाला CH3, इट इज द रेयर कार्बन, और ये हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन, देख रहे हो? D और हाइड्रोजन इधर एक प्लेन पर, सॉरी यहाँ D था, यहाँ D, ये D, 2 D थे ना बेटा, 2, ये D। समझ गए? ये इसका न्यूमैन बन गया। अब इसी से आप इसको घुमा सकते हो 60 डिग्री, तो समझे? ये फुल इक्लिप्स, फिर गॉची वगैरह वगैरह, समझे? तो यहाँ से न्यूमैन कन्फर्मेशन भी सीख सकते हो। तो ये हो गया। तो इस टाइप की इस फॉर्म में वो एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। सिस के बाद ट्रांस, देखो बेटा ये बहुत अच्छा केस है, थोड़ा समझिएगा, घबराना मत। ये कार्बन, ये CH3 और एक सेकेंड, एक ट्रांस, इस बार ट्रांस हम लेने वाले हैं बच्चों। सबसे पहले क्वेश्चन को पहचानना, ये ले लिया ट्रांस, ठीक है। चलो यहाँ डी लगा देते हैं ताकि आप में कंफ्यूजन ना आए, ये डी और ये डी। अब इसको हम H2Ni से ट्रीट करने वाले हैं बेटा। किस से ट्रीट करने वाले हैं? H2Ni, ठीक है, H2Ni से। देखिएगा अभी मैंने बताया कि इसका एडिशन कैसे होता है, सिन। अब सिन का मतलब ये दो हाइड्रोजन सिन मैनर में जुड़ेंगे, ये वाला हाइड्रोजन एक ही प्लेन पे जुड़ने जाएगा। अब चूंकि आपका जो स्टार्टिंग मटेरियल रिएक्टेंट है वो क्या है, ट्रांस, तो ट्रांस का सिन क्या बनने वाला है, रेशमिक। तो रेशमिक कैसे बनेगा जरा देखो, ये CH3 और ये CH3, यहां पर देखो ये D इधर तो हाइड्रोजन इधर, इसमें हाइड्रोजन इधर तो D इधर। समझ गए भाई? रेशमिक मतलब अलग अलग। और अगर रेशमिक का बोलेंगे, रेशमिक का मतलब इसका एक क्या लेंगे, मिरर इमेज। तो ये CH3, ये CH3 और ये H और ये D, ये D और ये H, ये बन गया रेशमिक मिक्सचर। इसे क्या बोलोगे बेटा, रेशमिक मिक्सचर, ये बन गया। समझ गए? अब देखो इसका 3D स्ट्रक्चर बना देता हूं किसी एक का, सीखो एक का 3D में देखो, ये वाला मिथाइल, इस पहले वाले का मैं बना रहा हूं। हाइड्रोजन किधर जा रहा है बताओ, राइट डायरेक्शन पे। अगर राइट डायरेक्शन पे जा रहा है तो क्या बोल रहे हो, इसको क्या बोलोगे, वेज। और ये डी इधर आ रहा है तो इसे क्या बोलोगे, डैश। समझ गए, वेज और डैश में। बच्चों इस वाले मिथाइल को लो, ये CH3, डी किधर जा रहा है बताओ, बाहर। बाहर मतलब क्या लेने वाले हो, वेज फॉर्म, वेज। और हाइड्रोजन किधर आ रहा है, प्लेन के अंदर, ये ले, ये डैश, ये हो गया। समझ गए, ये बन गया। नोट करिए, इसका कन्फर्मर बनाना चाहते हो इसी फॉर्म में, देखो ये पहला कार्बन, ये CH3, ये हाइड्रोजन और बेटा ये डी, ये डी। इसको इसके ऊपर उठा के रखो तो ये वाला CH3, ये हाइड्रोजन और ये डी, ये बन गया। अब एक को फिक्स करके आप 60 डिग्री रोटेट कर सकते हो, तो सारे और इनके कन्फर्मेशन बनते जाएंगे, स्ट्रक्चर बनते जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों ये मैंने इसलिए बनाया क्योंकि 2018 में ये नीट में पूछा गया था कि ये एल्केन है, अगर हम इसका 60 डिग्री रोटेशन करें, मैं कॉन्सेप्ट यहाँ पे लाना चाह रहा हूँ, तो क्या इसकी ज्योमेट्री चेंज होगी, क्या इसका बॉन्ड एंगल चेंज होगा। क्वेश्चन ने ये बोला था, ज्योमेट्री नहीं, क्या इसका बॉन्ड एंगल चेंज होगा। तो बॉन्ड एंगल बिल्कुल नहीं चेंज होगा, क्योंकि अभी ये सिंगल बॉन्ड है, मतलब sp3 हाइब्रिडाइज है। घुमाओगे तो प्रोजेक्शन चेंज हो जाएगा भाई, फुली क्लिप से गॉची हो जाएगा, पर बॉन्ड एंगल चूंकि sp3 है तो 109 डिग्री सेम ही रहेगा। समझ गए? तो बॉन्ड एंगल नहीं चेंज होगा, ना ही इसकी क्या शेप और ज्योमेट्री चेंज होगी। समझ गए या क्लियर हुआ ना? तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ये कोई एल्केन है और इसका ये प्रोजेक्शन है, अगर हम इनको रोटेट करें इतने डिग्री पर तो क्या इनका बॉन्ड एंगल चेंज हो जाएगा। तो बॉन्ड एंगल नहीं चेंज होगा। बॉन्ड एंगल तो सभी चेंज होगा जब उसका शेप
या ज्योमेट्री चेंज हो, शेप चेंज हो, समझ गए। शेप तो तभी चेंज होता है जब साइज फैक्टर हो या कोई लोन पेयर आए, बीसीपीआर में अगर आप ध्यान दिए हो। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्लियर हुआ। तो इसके बेटा बॉन्ड एंगल क्या रहेंगे, वैसे के वैसे आइडेंटिकल रहेंगे। नोट करिए, बहुत अच्छा यहाँ कॉन्सेप्ट हम सब ने सीखा। अगर सिस है तो सिस का सिन क्या बनेगा बेटा, मीजो। मीजो का मतलब दो ग्रुप सेम प्लेन पर, ठीक है। और अगर ट्रांस दिया है तो ट्रांस का सिन क्या बनने वाला है, रेशमिक। एक राइट डायरेक्शन पे डी जुड़ा तो दूसरा लेफ्ट डायरेक्शन पे। चूंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं, इसलिए इसका क्या ले लिया, मिरर इमेज। और मिरर इमेज एक दूसरे का क्या, इनैंशियोमर भी कहलाता है। और ये मिक्सचर रेशमिक मिक्सचर कहलाता है, ठीक है। नोट करो, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो ये बेटा टू द पॉइंट कॉन्सेप्ट एग्जाम वाले, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। एग्जाम जब बढ़िया पेपर बनाएगा तो ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनाते हैं वो हाइड्रोजिनेशन से, ठीक है। नोट करिए, हमने बोला ही था कि आपको सारे केस कवर कर लेते हैं हाइड्रोजिनेशन बेस। एक और ले लेते हैं बेटा, ये देखो एक और बनाओगे आप सब ये। और इसको इस बार हम चलिए D2 ले लिए, D2 और Ni। अब देखो ये किस फॉर्म में दिख रहा है, सिस। हालांकि सिस फॉर्म में है, दूसरा इसका कन्फर्मर बनेगा नहीं, है ना। पर देखो ये सिस, और सिस का सिन क्या बनने वाला है, मीजो। मीजो का मतलब दोनों डी एक ही प्लेन पे जुड़ने वाले। एक ही प्लेन मतलब या तो नीचे नीचे डी ऐसे, या तो नीचे नीचे डी, या तो दोनों। कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर बनेंगे ये देख लो, ऐसे ऑप्शन मैच कराना है एग्जाम में। ये देखो, एक वेज वेज में था, डैश डैश में था, तो इस बार वेज वेज में ले लेते हैं। वेज वेज का मतलब समझ गए, दोनों ऊपर प्लेन पे जुड़े। और डैश का मतलब दोनों नीचे प्लेन पे जुड़ गए, समझ गए। या 2D में देगा तो ऐसा देगा, डी नीचे नीचे या डी ऊपर ऊपर। बेटा ये देखो, ये दो डी ऊपर ऊपर, समझ गए। अब एग्जाम में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं देगा, देखो एक डी ऊपर तो एक डी नीचे, ऐसा नहीं बनेगा। वो ऑप्शन ऐसे भी तो बनाएगा, एक डैश में बना दिया और एक वेज में बना दिया। चूंकि ये रेशमिक बना दिया तो रेशमिक डज नॉट फॉर्म। रेशमिक कब बनेगा, जब स्टार्टिंग मटेरियल क्या हो, ट्रांस हो, समझ गए, गुड। तो ये दोनों नहीं बनेंगे, ये सारे पॉसिबल स्ट्रक्चर यहाँ पर बनेंगे, नोट करो। तो कभी स्टीरियो बेस्ड हाइड्रोजिनेशन क्वेश्चन आए तो बच्चों आप अब बना लोगे, ऐसा हमारा मानना है ना। एक क्वेश्चन और कराता हूं कॉन्सेप्चुअल, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया, हो गया बेटा, हो गया, जल्दी बोलो। देखो एक क्वेश्चन और कर लो फटाफट। ऐसे ये CH3, ये कार्बन, ये CH3 और ये H, ध्यान देना। ये CH3, ये कार्बन और ये H, ऐसे ले लिया हमने, ठीक है। ये CH3 कार्बन, H और CH3, ठीक। अब इसका H2Ni से रिडक्शन कराएं, H2Ni, 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 ध्यान देना बच्चों। अब जब इसमें निकल पाउडर डाल दिए, मान लो थोड़ी देर के लिए निकल पाउडर, देख रहा हो पाउडर, तो ये सिन माइनर पे जुड़ने जाएगा, ऐसे विजुलाइज करो। ये निकल पाउडर डाल दिए तो ये सिन माइनर पे जुड़ने जाएगा बेटा। निकल पाउडर डाल दिए हर सोल्यूशन में, एल्कीन के हर सोल्यूशन में, तो सिन माइनर पे जाएगा। तो बोलेगा कहां पर फास्ट रिएक्शन होगी, तो बेटा जैसे ये जुड़ने जाएगा तो यहां देख रहा हो बड़े बड़े मिथाइल ग्रुप मिलेंगे, बड़े बड़े, तो क्या करेगा, रिपल करेगा। तो जहां पर भीड़ भाड़ सबसे कम हो उसका रेट ऑफ हाइड्रोजिनेशन या रिएक्टिविटी क्या होगी, फास्ट होगी, समझ गए। तो सबसे कम भीड़ भाड़ किस में दिख रही है हमको, सेकेंड वाले में, क्योंकि यह हाइड्रोजन छोटे छोटे ग्रुप है। इधर भी ये छोटा ग्रुप है, यहाँ पर ये मिथाइल, चलो इधर बड़े हैं पर इधर छोटे हैं। तो सबसे इजीली हाइड्रोजिनेशन किसका हो जाएगा, सेकेंड वाले को। तो जैसे जैसे स्टेरिक फैक्टर बढ़ेगा, चूंकि वो जुड़ने जाएगा ना यार, हाइड्रोजन का पाउडर या जो भी, समझे। तो जब जुड़ने जाएगा तो अगर बड़े ग्रुप होंगे तो क्या होंगे, रिपल करेंगे,
समझे। तो स्टेरिक फैक्टर से क्वेश्चन पूछा गया था, मुझे याद है। अब मॉडल पेपर में क्वेश्चन आप जरूर इसका कर लीजिएगा जब आप हाइड्रोकार्बन का सॉल्व करेंगे। ऑब्वियसली एग्जाम से पहले सारे बच्चे सॉल्व करते हैं, ये आपको दिख ही जाएगा, सब बच्चे मॉडल पेपर रहते ही है और एग्जाम से पहले सभी सॉल्व करते ही। तो अब ये वाला कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ठीक है बच्चों। तो जहां पर स्टेरिक फैक्टर या भीड़ भाड़ कम हो वहां पर इजिली हाइड्रोजिनेशन हो जाएगा। गुड, नोट कर ली। चलो एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करो फटाफट कॉन्सेप्ट। बच्चों ये है एल्केन, इट इज अ नॉर्मल ब्यूटेन। ये कौन सा है? नॉर्मल ब्यूटेन प्रोडक्ट। और इसमें हमने क्या डाल दिया? H2NI, H2NI, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन है कितने, कितने मतलब हाउ मेनी, कितने, हाउ मेनी, हाउ मेनी आइसोमेरिक, आइसोमेरिक एल्कीन के रिडक्शन से बना है, आइसोमेरिक एल्कीन के रिडक्शन से बना। मैं यहाँ पे ये क्लियर इसलिए कर दिया क्योंकि एल्काइन के भी रिडक्शन से बन सकता है। अभी हमने इनिशिएशन यहीं से तो किया था कि एल्कीन या एल्काइन में H2NI डाल दोगे सीधे किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्केन में। पर क्वेश्चन एकदम क्लियर बोल रहा है कि ये जो ब्यूटेन बना है, 1 2 3 4 कार्बन, ओके, ये जो ब्यूटेन बना है कितने आइसोमेरिक एल्कीन के रिडक्शन से बना है? एल्कीन के रिडक्शन से बना है। ऐसा बच्चों क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए हम क्या करने वाले हैं बच्चों, यहाँ पर एल्कीन बना बना के देखेंगे। एक बार डबल बॉन्ड यहाँ लेके आओ, इसमें H2NI डालोगे, ये बन जाएगा। कितने बन सकते हैं बताओ? एक बार यहाँ ला सकते हैं, पर इसके 2 बन गए, टोटल 3। चूंकि ये स्टीरियो पे आइसोमेरिक है ना, आइसोमेरिक मतलब सारे आइसोमर, तो एक सिस और एक ट्रांस, चूंकि ये GI शो करेगा तो 2 इससे बन गए और एक इससे बन गए। तो टोटल कितने आइसोमेरिक एल्कीन के रिडक्शन से बन गया? 3 बन गया। समझ गए। अगर वो बोलता कि केवल स्ट्रक्चरल आइसोमेरिक एल्कीन को फाइंड करिए कि इस एल्केन से बना है, तो फिर 2 हो सकते थे। समझे। तो ध्यान देना। एक क्वेश्चन और बनाओ, फटाफट आगे बढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चन थोड़े कॉन्सेप्चुअल होते हैं, आप ट्राई करिए। H2NI, हाँ एक बार और बताएं। देखो ये क्वेश्चन एल्केन है। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है कितने आइसोमेरिक एल्कीन के रिडक्शन से बना है। तो एल्कीन बना बना के देख लेते हैं, क्योंकि एल्कीन को रिड्यूस करेंगे तो एल्केन बन जाएगा। तो एक बार डबल बॉन्ड हम यहाँ पर ला सकते हैं, ये ले आए, एक बार यहाँ पर ले आए, एक बार इधर लाऊंगा तो वापस से वही हो जाएगा। तो एक बार किनारे, एक बार बीच में। जब बीच में लाए तो ये स्टीरियो शो करने लगा, GI। तो GI में एक सिस और एक ट्रांस, तो इसके 2 गिने और एक ऊपर 3 हो गया। ठीक है, एक और ऐसे देखते हैं बच्चों। ये अब थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ये है आइसोपेंटेन, इट्स आइसोपेंटेन, ये लिख दिया। ये आइसोपेंटेन कितने एल्कीन के रिडक्शन से बना? कितने एल्कीन के रिडक्शन से बना बताओ बच्चों? आइसोपेंटेन कितने आइसोमेरिक, क्वेश्चन बनाओ। हाउ मेनी आइसोमेरिक एल्कीन के रिडक्शन से बना है? एल्कीन के रिडक्शन से बना है, बताओ, फाइंड कर। तो फाइंड करने का कितना आसान तरीका है, आप वहां डबल बॉन्ड लगा लगा के बच्चों चेक करिए। यहां बनाता हूं मैं बच्चों, एक बार डबल बॉन्ड यहां, एक बार डबल बॉन्ड यहां, एक बार यहां हो गया, एक बार यहां और एक बार यहां। बिल्कुल, एक एक एक, टोटल 3। बहुत बढ़िया, 3 आइसोमेरिक एल्कीन के रिडक्शन से बना। इन सब में H2NI डाल दोगे, बन जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड। समझ गए ना बच्चों? हाँ, वेरी नाइस। ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बना लोगे, हाँ ना। ओके, वाह, बहुत बढ़िया। अब अगला क्वेश्चन देखो, ध्यान से सुनो। लोवेस्ट मॉलिक्यूलर वेट का बच्चों, नहीं रुको, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर इसके बाद ये वाला क्वेश्चन। ये रहा H2NI और ये है आइसोहेक्सेन, ये आइसोहेक्सेन। इससे पहले हमने आइसोपेंटेन लिया था, अब क्या ले लिया? आइसोहेक्सेन। ये बच्चों आइसोहेक्सेन कितने आइसोमेरिक एल्कीन और एल्काइन के रिडक्शन से बना है? हाउ मेनी, हाउ मेनी। अब आपको इन भी लाना है और आइन भी। हाउ मेनी एल्कीन एंड एल्काइन के रिडक्शन से बना, के रिडक्शन से बना।
तो पहले डबल बॉन्ड लगा के देख लो, फिर एल्कीन के हो जाएं तो फिर एल्काइन वाले केस देख लो। 7 बनाते हैं, देखते हैं बनाते हैं बेटा। सबसे पहले चेक करो डबल बॉन्ड, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, चलिए जो भी जितनी बार। सबसे पहले एक बार डबल बॉन्ड यहाँ, एक बार डबल बॉन्ड यहाँ पर ले आए, 2, चूंकि GI सिस और ट्रांस दिख गया बच्चों, यहाँ पर GI ये ट्रांस बना, एक इसका सिस बन जाएगा। ओके, चूंकि हाउ मेनी आइसोमेरिक एल्कीन और एल्काइन, ठीक। और एक बार डबल बॉन्ड यहाँ ले आए, तो इससे भी एक, चूंकि टर्मिनल ग्रुप सेम हो गए, तो जी आइसो नहीं करेगा। एक बार यहाँ डबल बॉन्ड, एक बार यहाँ ले आइए, ये डबल बॉन्ड, इससे भी एक, चूंकि ये 2 हाइड्रोजन सेम हो गए, तो कितने गिनो बेटा, 2 3 4 5 तो एल्कीन के ही बन गए, है ना। अब वो बोल रहा है साथ में एल्काइन भी काउंट करो, तो एल्काइन के लिए अब अपन ट्रिपल बॉन्ड लाएंगे इसमें। तो ट्रिपल बॉन्ड कहाँ कहाँ ला सकते हैं, अब चलिए एल्काइन वाले केस देख लेते हैं। एल्काइन वाले, एक बार ये ट्रिपल बॉन्ड, एक बार ये 2, बस 2 ही बन गए ना। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सर एक बार यहाँ ट्रिपल बॉन्ड ले आओ। अरे भैया रहम करो, कार्बन कभी 5 बॉन्ड थोड़ा ना बनाता है, कार्बन की बैलेंस ही डिससेटिस्फाइड हो जाएगी, समझ गए ना। इसी तरीके से यहाँ पर भी नहीं आ सकता। तो देख लो बेटा एल्काइन में कितने बने, सिर्फ 2, है ना। कभी कभी ऐसे भी पूछ सकता है इसमें कितने एल्काइन के प्रोडक्ट से ये बना है, रिडक्शन के से, ठीक है। टोटल अब काउंट करो कितने हो गए, 2 2 4 5 2 7, टोटल 7। ये 7 ऑप्शन मैच कराना होगा, समझ गए। ओके, अब एक अगला क्वेश्चन अच्छा सा करते हैं, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, लोवेस्ट मॉलिक्यूलर वेट का क्वेश्चन। यहाँ देख, लोवेस्ट मॉलिक्यूलर वेट का एल्केन लिखो बेटा, एल्केन लिखो जो सिर्फ एल्कीन के रिडक्शन से बना हो, जो सिर्फ एल्कीन के, क्वेश्चन लिखे, जो सिर्फ एल्कीन के रिडक्शन से बना हो, एल्काइन से नहीं। एल्काइन, देखो उसने क्वेश्चन क्लियर कर दिया, एल्काइन से नहीं। लोएस्ट मॉलिक्यूलर वेट का एल्केन लिखो जो सिर्फ एल्कीन के रिडक्शन से बना हो, एल्काइन से नहीं। सोचो बेटा, सोचो ऐसा कौन सा एल्केन है जो सिर्फ एल्कीन के रिडक्शन से बना, और उसने शर्त भी रखा वो एल्केन क्या होना चाहिए, लोएस्ट मॉलिक्यूलर वेट का होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा कौन सा एल्केन है जो, ऐसे क्वेश्चन करने से दिमाग आपका बहुत शार्प होता है, क्योंकि ना चाह करके हम दिमाग में स्ट्रेस देते हैं, जोर देते हैं, और जितना दिमाग में स्ट्रेस जोर दोगे उतना अपना अच्छा IQ वर्क करता है। हाँ सोचो बेटा, सोचो लोवेस्ट मॉलिक्यूलर वेट का। चलिए थोड़ा जगह बनाते हैं। ओ भाई ये वाला तो नोट ही हो गया होगा, आ जाओ। लोएस्ट मॉलिक्यूलर वेट का इथेन, गुड। देखो इथेन मन में सबसे पहले बच्चों के आता है कि H2NI, ये इथेन सबसे लोएस्ट मॉलिक्यूलर वेट का एल्केन यही हो सकता है, ये आया बच्चों के। पर देखो शर्त क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये देखो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको रिड्यूस करोगे तो ये बन गया। अरे ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH को भी रिड्यूस करोगे। मैंने बताया था कि इन और आइन में H2NI डाल दो, H2NI डाल दोगे निकल मेटल, तो इन और आइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड। तो ये तो एल्काइन से भी इथेन बन गया, जबकि क्वेश्चन ने बोला कि एल्काइन के रिडक्शन से वो ना बना हो, सिर्फ और सिर्फ किसके रिडक्शन से बना हो, एल्केन से। तो ये तो हो ही नहीं सकता। चलिए उसने कंडीशन, हाँ अगर कंडीशन ना रखता तो इट्स वेरी सिंपल, एथीन सबसे लोएस्ट मॉलिक्यूलर वेट का एल्कीन है जो एल्केन बनाएगा। भाई सबसे छोटा एल्कीन तो वही है। सोचिए 3 2 4 5 सेकंड और देता हूं, सोचो। 2 मिथाइल प्रोपेन, देख लो, शाबाश, गुड। H2NI बच्चों इट्स आइसोब्यूटेन, क्या बोल सकते हो, आइसोब्यूटेन, समझे। ये ऐसा एल्केन है जो सिर्फ एल्कीन के ही रिडक्शन से बना है और एल्काइन के रिडक्शन से नहीं। इट इज, इसका आंसर हो गया आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, समझ गए। आइसो लगाएगा तभी तो, देखो बच्चों ये डबल बॉन्ड यहाँ ला सकते हो, पर यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड ला सकते हो क्या, बिल्कुल नहीं ला सकते, क्योंकि कार्बन की बैलेंसी क्या हो गई, डिससेटिस्फाइड हो गई। तो आइसोब्यूटेन में ही डबल बॉन्ड आ सकता है, समझे, और वो भी लोवेस्ट मॉलिक्यूलर वेट। नोट करिए, तो लोवेस्ट मॉलिक्यूलर वेट का समझ गए, एल्केन बनाए जो किस एल्कीन से बना, ठीक है।
है ना, लोएस्ट मॉलिक्यूलर वेट का एल्केन लिखो जो सिर्फ एल्कीन के रिडक्शन से बना है, एल्काइन से नहीं। तो आइसोब्यूटेन। प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन बच्चों, एल्कीन। सबसे पहले एल्कीन की बेसिक इंफॉर्मेशन सुनो, ठीक है बच्चों। एल्कीन को देखिए, पहले ध्यान से समझिए, ये कोई एल्कीन है, ये एल्कीन, एल्कीन का प्रिपरेशन हम पढ़ रहे हैं। एल्कीन को हम ओलिफिन भी बोलते हैं। एल्कीन को क्या बोलते हैं? ओलिफिन। एल्कीन को ओलिफिन क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसका नेचर ऑयली होता है, ऑयली से ही क्या आया? ओलिफिन। और एल्केन को हम पैराफिन बोलते हैं। पैरा मतलब बहुत कम, फिन मतलब एफिनिटी, चूंकि उनकी एफिनिटी बहुत कम होती है, काफी स्टेबल होते हैं, इसलिए सारे एल्केन क्या कहलाते हैं? पैराफिन। और एल्कीन सारी क्या कहलाती हैं? ओलिफिन। ओलिफिन क्यों कहलाती? क्योंकि इनका नेचर क्या होता है? ऑयली। पहला ये बेसिक इंफॉर्मेशन, पहले इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन सीखो। तो ऑल एल्कीन इज जनरली नोन एज अ ओलिफिन बिकॉज विच नेचर इज अ ऑयली। अब दूसरा पॉइंट, पहला ये लिख ही लिया आप लोगों ने, दूसरा पॉइंट ये दूसरा में डाल दे रहा हूं। अगर हम इस एल्कीन को ब्रोमीन से ट्रीट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड आपका ये हो गया सॉल्वेंट। ध्यान से सुनो, पहले ब्रोमीन बेटा किस कलर की होती है? ब्राउन कलर की। ये कौन सी कलर की है? ब्राउन कलर। अब ये एल्कीन के सोल्यूशन में जैसे ही ब्रोमीन हमने डाला तो ये ब्रोमीन इससे जुड़ करके ये क्या बना दिया? CH2Br, और ये CH2, ये Br, ये एडिशन। तो जैसे ही ब्रोमीन इससे जुड़ी तो ब्रोमीन क्या हो गई? कलरलेस हो गई बच्चों। क्या हो गई बच्चों? कलरलेस। इसीलिए हम एल्कीन को क्या बोलते हैं? डीकलराइजेशन ऑफ ब्रोमीन टेस्ट। तो एल्कीन का ही कहीं पर ये स्टेटमेंट आ जाए कि डीकलराइजेशन ऑफ ब्रोमीन टेस्ट, मतलब वो किसकी बात कर रहा है? एल्कीन की बात कर रहा है। क्योंकि एल्कीन के सोल्यूशन में अगर आप ब्रोमीन डाल दोगे तो ब्रोमीन का जो ब्राउन कलर था वो क्या हो गया? कलर लेस हो गया। इसीलिए इसको बोलते हैं डीकलराइजेशन ऑफ ब्रोमीन टेस्ट। तो ये पॉइंट भी लिख लीजिएगा कि ये वाला टेस्ट क्या कहलाता है बेटा? डीकलराइजेशन, डीकलराइजेशन ऑफ ब्रोमीन टेस्ट, ये लिख लीजिएगा। एल्कीन का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे निकालते हैं, एल्कीन या एल्काइन का? नेक्स्ट, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, पहले मैं फार्मूला लिखे दे रहा हूं, ठीक है। फार्मूला बच्चों, जितने कार्बन है इंटू 2, ध्यान से देखो, जितने कार्बन इंटू 2 और +2, 2 और जोड़ दीजिए, माइनस हाइड्रोजन एटम, माइनस हाइड्रोजन एटम बाई 2, ये फार्मूला लिख लीजिए। यहां से आप किसी भी हाइड्रोकार्बन का, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का क्या निकाल सकते हो? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। चूंकि अभी हम हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं तो हाइड्रोकार्बन के कैसे DU फाइंड करते हैं? DU मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ये आपके सामने फार्मूला है। फॉर एग्जाम्पल आप क्वेश्चन देख लो, कोई सा भी, जैसे मैंने ऑर्डिनरी क्वेश्चन लिया, ये C4H10 या C4H8 या C4H6, इनका आप सबको बच्चों DU निकालना। पहले इधर ध्यान दो, इनका क्या निकालने वाले हो? DU। DU मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। देखो टोटल कार्बन कितना है? 4, 4 इंटू 2 डबल करो 8, 8 में से 2 और जोड़ो 10, ये 10, देख रहे हो, डबल करके 2 जोड़ दिए 10, और माइनस हाइड्रोजन एटम कितना है? 10, ये 10 माइनस 10 बाई 2, ये फार्मूले में मैंने रखा। तो 10 माइनस 10 0 बाई 2, तो यहाँ DU कितना आ गया? 0। समझ गए? इसका DU कितना आ गया? 0। अगर किसी का DU 0 आए मतलब वहां पर ना तो साइक्लो है ना ही पाई बॉन्ड है। समझ गए? तो ये एल्केन हो गया। अगर DU 0 है मतलब एल्केन। इसका DU निकालिए, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। टोटल कार्बन लिखो यहाँ पर बेटा 4, डबल करो 8, 2 और जोड़ो 10, ये 10, माइनस हाइड्रोजन एटम 8 बाई 2, दिख गया 2 बाई 2, ये 1। तो यहाँ पर DU कितना आ गया बच्चों? 1। अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 आए मतलब या तो एक पाई बॉन्ड या तो एक साइक्लो, मतलब 4 कार्बन है, आंख मूंद की, ये 4 कार्बन कहीं पे भी पाई बॉन्ड लगा दो, क्योंकि एक पाई बॉन्ड बराबर 1 DU, या फिर एक बेटा आप रिंग भी बना सकते हो R। समझ गए? क्योंकि एक रिंग भी एक DU के बराबर होती। तो अगर एक DU आया, यहां से हमें क्या सीखने को मिल रहा है? अगर एक DU आया तो वहां एक रिंग बन सकती है, या रिंग नहीं बनेगी तो वहां एक क्या होगा? पाई बॉन्ड। समझ गए? अगर DU 0 आया ना तो पाई बॉन्ड होगा ना ही वो कंपाउंड साइक्लिक होगा। समझ गए ना? ये कॉन्सेप्ट यहां से क्लियर कर रहे हो? चलिए अगला देखो बेटा, इसका DU निकालो। टोटल कितने कार्बन है देखो, है ना, डबल करो, फार्मूले में रखो 8, 2 और जोड़ो 10, 10,
यहाँ DU इस वाले कंपाउंड को 10, 10 माइनस बोलो 6, वेरी नाइस, ये 6/2 कितना आया 4/2, और ये DU इसका बेटा कितना आ गया बोलो 2। अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 है तो या तो 2 पाई बॉन्ड, ध्यान से सुनो, ये 4 कार्बन है, आंख मूंद के ये 4 कार्बन लिख दो, 2 पाई बॉन्ड मतलब ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, समझ लो, या बोलो सर हम 2 बार डबल बॉन्ड, या ऐसे लगा दो, या ये देखो इसकी कितनी पॉसिबिलिटीज हो गई। DU निकालने से ना आप स्ट्रक्चर रिंग चेन आइसोमर वगैरह बहुत इजीली से फाइंड कर सकते हो, इसलिए यहाँ DU सिखा रहा हूँ एल्कीन के हाइड्रोकार्बन में, ठीक है। अब देखो या तो ऐसा लिख सकते हो, या बेटा एक साइक्लिक और एक पाई बॉन्ड, चूंकि एक DU बराबर एक रिंग और एक पाई बॉन्ड बराबर एक DU, तो 2 DU हो गया, या फिर 2 साइक्लिक, ये बाई साइक्लो, तो इसके कितने सारी पॉसिबिलिटीज हो गए 1 2 3 4, नोट कर लीजिए, ऐसे DU फाइंड करते हैं। तो किसी का भी DU आप निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल और लिख लो, जैसे C6H6, इट इज अ बेंजीन, है ना, ये बेंजीन। एक और देख लो, टोटल कितने कार्बन है 6, बेटा डबल करो इसको 12, 2 और जोड़ो 14, है ना, ये फार्मूला है ना, तो 12 2 और जोड़ दिए 14 माइनस 6, चूंकि हाइड्रोजन एटम 6 डिवाइड बाई कितना बचा 8, 8/2, बच्चों देख लो 2 4 जाए 8, तो बेंजीन का DU कितना आ गया 4 आ गया, समझ गए। अब देखो बेंजीन ऐसे बनाते हो, ये लो, ये बेंजीन ऐसे बनाते हो, मैंने बताया ना 3 पाई बॉन्ड बराबर 3 DU और एक रिंग का 4, जितने साइक्लो वो DU और जितने पाई बॉन्ड है तो 3 पाई बॉन्ड और एक रिंग 4। अब मैं एक कॉम्प्लेक्स टाइप का क्वेश्चन बनाता हूं और आपसे बोलेगा फाइंड द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, तो आप ये लॉजिक लगाइएगा, पाई बॉन्ड और रिंग गिन लो, उतना क्या आ गया डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ये ट्रिक है, ये लॉजिक है, नोट करो पहले ये DU निकालना। अब आई होप आप सारे कंपाउंड हाइड्रोकार्बन के DU निकाल लोगे और साथ साथ पहचान भी लोगे। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन, एक मल्टीपल कॉन्सेप्ट क्वेश्चन का बच्चा, मान लो ये ऐसा क्वेश्चन आ गया आपके पास, फाइंड द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, फाइंड द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो गिनो सबसे पहले कितने पाई बॉन्ड है यहाँ पर, फटाफट फाइंड कर दो, कितने पाई बॉन्ड बच्चों गिनिए, 1 2 3 4 5, 5 पाई बॉन्ड। अब रिंग कितनी यहाँ पर 1 2 3, तो 5 और 3 8, तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आ गया बेटा 8, ये आ गया, ऐसे फाइंड कर सकते। सीधे रिंग गिन लो, सीधे पाई बॉन्ड गिन लो, वो उसका क्या हो गया डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ठीक है, नोट करिए, बहुत बढ़िया, अगली क्लास में बात करेंगे।